हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको इस ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के सीरीज़ में एक नए प्लांट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जरबेरा प्लांट। यानी कि यह एक फ्लावरिंग प्लांट है जो आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा कि इसमें किस प्रकार से, यानी कि इस जरबेरा प्लांट को किस प्रकार से आप ग्रीन हाउस में, ठीक, ग्रीन हाउस में कैसे इसका आप कल्टीवेशन करेंगे, सारे स्टेप्स को आपको बताया जाएगा। यानी कि इसमें किस प्रकार से इसका इरिगेशन होगा, सॉइल कैसा होगा, मैन्योर कैसे डाला जाएगा, ठीक, उसके बाद हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होगी, साथ ही साथ इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक, और उसके पहले बताया आपको जो हमारी प्रीवियस क्लास चली थी उसमें मैंने आपको ग्रेडियोलस और तथा लिली के बारे में बताया गया था कि लिली और ग्रेडियोलस का प्लांट किस प्रकार से ग्रीन हाउस कल्टीवेट किया जाता है कमर्शियल तौर पे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में किस प्रकार से उपज उसकी कराई जाती है। तो आज हमारा फोकस होगा जरबेरा प्लांट के बारे में, जो यह एक लास्ट फ्लावरिंग प्लांट होगा। यानी कि आपके सिलेबस में फोर फ्लावरिंग प्लांट दिया था जिसके बारे में आपको पढ़ना था। तो मैंने 3 अभी तक कवर कर लिए हैं। पहला रोज़, सेकेंड ग्रेडियोलस, सेकेंड ग्रेडियोलस, थर्ड आपका लिली था और चौथे नंबर पे है आपका जरबेरा प्लांट। ठीक, तो यह एक ऐसा एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। देखिए, ये जो आपका जरबेरा प्लांट है इसको हम लोग अमेरिकन अमेरिकन डेजी के भी नाम से जानते हैं, अफ्रीकन डेजी के भी नाम से जानते हैं। यानी कि इसका जो नेटिव प्लेस है अफ्रीका में है, इसलिए इसको हम लोग अफ्रीकन डेजी या फिर बर्डटन डेजी के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ है? अफ्रीका। नेटिव प्लेस कहाँ है? अफ्रीका के एशियाटिक रीजन में प्रेजेंट है ये एरिया, इसलिए यहाँ इसको हम लोग अफ्रीकन डेजी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यही मोटी मोटी बात है क्या कि जो जरबेरा का प्लांट है इसकी सबसे पहले ओरिजिन अफ्रीका में हुई थी। ठीक, अफ्रीका में इसकी सबसे पहले ओरिजिन होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन डेजी। ठीक, और बात करते हैं, ये साउथ अफ्रीकन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, साउथ अफ्रीकन के एशियाटिक रीजन में। ठीक, यह फ्लावर एस्टेरेसी फैमिली, यानी कि आप कह सकते हैं कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है। बिलोंग करने का मतलब ये कि ये इस फैमिली का प्लांट है। ठीक, इस फैमिली का, यानी कि एस्टेरेसी फैमिली, यू कैन से कंपोजिटिव फैमिली फ्लावर है ये। ठीक, कंपोजिटिव फैमिली का ये फ्लावर है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फ्लावर माना गया है जरबेरा का। और इसके बहुत सी स्पीसीज हैं जरबेरा की जो देखने को मिलती है, जैसे जरबेरा जेमसोनी, ठीक, जरबेरा हाइब्रिडा, इसकी बहुत सारी स्पीसीजें हैं। मैंने बताया जरबेरा जेमसोनी, जरबेरा हाइब्रिडा, ये सब इसकी क्या है? स्पीसीज है। ठीक, किसकी स्पीसीज है? जरबेरा प्लांट की। आगे समझते हैं, जो जरबेरा प्लांट होता है, यानी कि जो जरबेरा का फ्लावर होता है वो बहुत सारे कलर के देखने को मिलता है। यानी कि वो रेड कलर का भी देखने को मिलता है, येलो, ऑरेंज, क्रीमी, वाइट, पिंक, ब्रिक्स रेड, यानी कि बहुत सारे मल्टी कलर, आप कह सकते हैं मल्टीपल कलर को देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम आपके सनफ्लावर की तरफ होता है। सनफ्लावर की तरह कहने का मतलब जिस प्रकार से सनफ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से होता है। तो सनफ्लावर के जब फ्लावर होता है, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसमें जो
सॉरी, जो सनफ्लावर होता है उसमें अगर हम इन्फ्लोरेंस की बात करें तो उसमें हेड और कैपिटुलम क्या देखने को मिलता है, उसमें आप कह सकते हैं कि इन्फ्लोरेंस देखने को मिलता है, जिसमें बाहर की तरफ रे फ्लोरेट यानी कि दो तरफ का फ्लोरेट देखने को मिलता है, बाहर की तरफ रे फ्लोरेट और अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट देखने को मिलता है। तो यानी कि ये पूरे आपके कंपोजिटिव फैमिली के सनफ्लावर की तरह देखने को मिलता है। बट क्या डिफरेंसेस होती है वो समझ लीजिए। जो सनफ्लावर्स होते हैं वो केवल येलोविश कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ठीक। बट जो आपका ये जरबेरा का प्लांट होता है वो मल्टी कलर के होते हैं। यू कैन से येलो, ऑरेंज, क्रीमिश, वाइट, पिंक, रेड, ठीक, यानी कि डिफरेंट कलर के होते हैं। और बता दें, जो जरबेरा का प्लांट होता है और जो सनफ्लावर का प्लांट होता है, सनफ्लावर के प्लांट में स्टेम होता है बट इस जरबेरा के प्लांट में स्टेम नहीं होता, ठीक। यानी कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, वो आपका फ्लावरिंग भी प्लांट है बट वो ऑयल उससे ऑब्टेन किया जाता है सनफ्लावर से, ठीक। तो ये क्या सिमिलरिटीज़ थी अनदर प्लांट से, यू कैन से सनफ्लावर प्लांट से, वो मैंने आपको बताया, ठीक। आगे समझते हैं। जो जरबेरा का प्लांट होता है, ठीक, इसको हम लोग इंडिया के बहुत सारे स्टेट में ग्रो कराते हैं। यानी कि इट इज़ द जरबेरा इज़ कमर्शियल प्रोड्यूस इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट में क्या क्या स्टेट यानी कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जरबेरा का प्लांट ग्रो कराया जाता है। तो वो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे जो प्रदेश हैं यहाँ पे जरबेरा का प्लांट ग्रो कराया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में देखा जाए जरबेरा का जो प्लांट ग्रो होता है वो होता है आपका हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे जैसे क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होती है। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है जरबेरा के फ्लावर। जरबेरा के फ्लावर का सबसे ज़्यादा सेलिंग मैंने बताया कि कहाँ कहाँ होता है। द मेजर मार्केट ऑफ जरबेरा फ्लावर इज हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर। ये जैसे प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकी सेलिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मैरिज सीजन आता है यानी कि शादी विवाह का टाइम आता है तो इस फ्लावर को लोग ऑर्नामेंटल के तौर पे सजावट के रूप में, बुके देने में, ठीक, गिफ्ट वगैरह में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक। क्योंकि इसकी जो ये फ्लावर होता है ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से इसकी ज़्यादा क्या होती है, सेलिंग होती है एट टाइम ऑफ मैरिज, ठीक, यानी कि शादी विवाह के समय में, ठीक। आगे समझते हैं। तो कब होती है सच सीजन? जैसे जनवरी से फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, मई, जून, इन सब टाइम में, यानी कि ये इस मैरिज टाइम में यानी कि जनवरी के टाइम जो शादी ब्याह होता है, फरवरी में, मार्च में, नवंबर में, दिसंबर में, मई में, जून में, इस टाइम शादी विवाह ज़्यादा होता है। तो इस फ्लावर की जो सेलिंग है, जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे इसकी ज़्यादा क्या होती है, प्रोडक्शन कराया जाता है और यहाँ पे भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन को प्रमोट करती है। यानी कि ग्रीन हाउस कल्टीवेशन अगर आपको जरबेरा का प्लांट कराना है कमर्शियल तौर पे तो क्या क्या टेक्निक अपनानी पड़ती है उसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो जो
टेक्निक होती है, तो उसमें सबसे पहले आपको सॉइल को मैनेजमेंट करना पड़ता है। सॉइल को मैनेजमेंट करने के बाद कहने का मतलब सॉइल कैसी होगी, सारी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे। सॉइल मैनेजमेंट, प्लांट मटेरियल, इरिगेशन, वेंटिलेशन, मैन्योरिंग, पेस्ट मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट क्या होता है वो आप समझ लीजिए। सॉइल मैनेजमेंट का मतलब यही है, जिस भी सॉइल में आप अपने प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, चाहे जो भी प्लांट हो, और उसको आप ग्रो करा रहे हैं किसी भी सॉइल में, तो सॉइल को अच्छी तरीके से देखना। देखने का मतलब क्या उसमें मेच्योर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मन्योर प्रेजेंट है उस सॉइल में, क्या उस सॉइल का पीएच सही है, ठीक, क्या वहाँ की जो क्लाइमेट है वो सही है, क्या उसकी मिट्टी अच्छी है कि नहीं है, सारी चीज़ को चेक करना। और साथ ही साथ क्या उस सॉइल में कोई पैथोजन या फिर फंगस या फिर इंसेक्टिसाइड्स प्रेजेंट तो नहीं, सॉरी इंसेक्ट तो प्रेजेंट नहीं है, सारी चीज़ों को देखना क्या कहलाता है, सॉइल मैनेजमेंट कहलाता है। अब उस सॉइल मैनेजमेंट को अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सुटेबल दवाइयों का छिड़काव करते हैं, सुटेबल मैन्योर देते हैं, उसकी अच्छी सी पावलिंग जुताई करते हैं। तो सारी चीज़ें करना सॉइल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक। तो हमने बताया यही कि सॉइल को अच्छा बनाना, यानी कि किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो कल्टीवेशन के लिए सॉइल आप किस लिए अच्छा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसकी आप अच्छे से जुताई करिए। अगर उसमें कोई फंगस अटैक किया है तो उसको इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड जो भी अटैक किया है उसके अकॉर्डिंग आप वैसी दवाइयों का छिड़काव करें, ठीक। तो सारी चीज़ें करना सॉइल मैनेजमेंट कहलाता है। आप समझते हैं सॉइल मैनेजमेंट के लैंग्वेज के बारे में क्या हम आपको और बताने वाले हैं। तो जो आपका सॉइल मैनेजमेंट है इस जरबेरा प्लांट में, इसमें सबसे ज़्यादा पाइथियम और फाइटोप्थोरा, पाइथियम और फाइटोप्थोरा जैसे फंगस ज़्यादा मात्रा में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फंगस प्रेजेंट होते हैं, जिसको किल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग सुटेबल फंगिसाइड्स को फंगिसाइड से ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसमें फंगिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, ठीक। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी पैथोजन है तो वो क्या हो जाए, स्टेलाइज हो जाए, यानी कि वो मर जाए। उसके बाद क्या करते हैं, द पोरस सॉइल सच एज सैंडी लोम सॉइल एंड सॉइल इज़ बेटर फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो सैंडी लोम सॉइल या फिर लोमी जो सॉइल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने गए हैं किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि ये आपके इस प्लांट के कहने का मतलब ये जो आपका प्लांट है ग्रेडियोलस का, सॉरी जरबेरा का, इसमें जो सॉइल होती है सबसे अच्छी कौन सी सॉइल मानी जाती है, तो सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल अच्छी सॉइल मानी जाती है। और आगे बात करते हैं, अगर आप इसको और अच्छी तरह से स्टेलाइज करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट केमिकल से, जैसे आप ब्रोमाइड से, हाइड्रोपरॉक्साइड से, ब्रोमाइड से, मेथाइल ब्रोमाइड से, हाइड्रोपरॉक्साइड यानी कि H2O2 से आप इसको क्या कर दें, ट्रीट कर दें। ट्रीट कर देंगे तो उसमें जो और भी अदर पैथोजन होंगे वो भी किल हो जाएंगे। और सॉइल को आपको आपके सॉइल का जो मैनेजमेंट होना चाहिए, पीएच का जो रेंज होना चाहिए वो 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक। और सॉइल को, यानी कि अगर उस सॉइल में आप जरबेरा का प्लांट ग्रो करा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सॉइल बेड की आवश्यकता पड़ेगी। तो सॉइल बेड की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सॉइल बेड का प्रिपरेशन कैसे होता है वो समझिए। सपोज करिए आपके पास ये कोई एरियाज़ है जिसमें आप क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो कराने जा रहे हैं। अब आपको सॉइल बेड बनाना है। सॉइल बेड का करने का मतलब ये है, सपोज करिए ये है आपका फील्ड। अब इसमें ऊंचे ऊंचे यानी कि 2 या 2.5 फीट के ऊंचे ऊंचे थोड़े से क्या बना दिए जाए,
कहने का मतलब एक बेड की तरह स्ट्रक्चर बना दिया जाए, यानी कि ऊंचा इस पे थोड़ी माटी ऊपर तक रख दें, ठीक, थोड़े हाइट तक लगभग 2 फीट तक क्या कर दें, 1 से 1.5 फीट तक या फिर 2 फीट तक क्या कर दें आप इस पे मिट्टी अच्छी तरीके से रख दें, ठीक, 1.5 फीट तक लगभग इतना ऊंचाई पे। उसके बाद लगभग इसकी जो चौड़ाई हो वो 2 फीट हो, तो 2 और 1.5 फीट इसकी हाइट हो, चौड़ाई हो, और वहाँ पे एक पेड़ नुमा स्ट्रक्चर बना दे ताकि जो प्लांट है वो सॉइल से थोड़ा ऊपर हो, यानी कि 1 से 1.5 फीट के ऊपर हो। ऐसे लगभग बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने अपने फील्ड में, जितने भी जगह होगी आप उसमें बना लेंगे। और इस दोनों सॉइल बेड यानी कि इस दोनों बेड के, ठीक, इस दोनों बेड के बीच में लगभग 1.5 फीट की डिस्टेंस हो, ताकि इसमें काम करने वाले लेबर या जो इसके करता धरता है वो इसमें आ जा सके, यानी कि इसमें गैप रहनी चाहिए ताकि सारी काम आसानी से हो सके। तो मैंने सॉइल बेड के बारे में यही बताया कि जैसे कोई आपकी भूमि है, सॉइल है, उसमें 1 से 1.5 फीट ऊपर, ठीक, क्या बना दे, एक तखत की तरह, तख्ते की तरह एक स्ट्रक्चर बना दे, सॉइल से ही तख्ते की तरह स्ट्रक्चर बना दे, उस पर प्लांट को ग्रो कराना सॉइल बेड कहलाता है। और ये लगभग 1 से 1.5 फीट हाइट इसकी होनी चाहिए, 2 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और अगर बहुत सारे नंबर में सॉइल बेड बनाए हैं तो उन दोनों के बीच में लगभग 2 फीट का गैप होना चाहिए। आगे समझते हैं प्लांट मटेरियल के बारे में। सवाल, प्लांट मटेरियल का मतलब ये है कि प्लांट को आप अब ग्रो कराने जा रहे हैं चरबेरा का, तो वो क्या सीड के माध्यम से होगा कि बड के माध्यम से होगा, स्टेम के माध्यम से होगा, किसके माध्यम से उसको ग्रो कराया जाएगा, वही प्लांट मटेरियल कहलाता है। तो ये जो जरबेरा का प्लांट है इसकी सीडलिंग तैयार की जाती है, जैसे कह सकते हैं इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। तो सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है प्लांट मटेरियल के रूप में, यानी कि सीडलिंग। उसके बाद इसको सॉइल बेड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि कहीं स्पेस पे सॉइल पे हम लोग बहुत सारे मात्रा में नर्सरी तैयार कर लेते हैं, जिस प्रकार पैडी यानी कि धान के खेत की नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार हो गई तो आप क्या करेंगे, अब उसको सॉइल बेड पे आपको ट्रांसप्लांट करना होगा। सॉइल बेड ट्रांसप्लांट करने का कैसे करेंगे, तो आपने अगर ये सॉइल बेड ऐसे बनाया है, ठीक, लगभग 2 फीट का है ये चौड़ाई इसकी। अब इसमें क्या करना है आपको, सीडलिंग को ट्रांसफ़र कराना है, यानी कि जो आपने तैयार किया है नर्सरी, तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे ढेर सारे अमाउंट में ऐसे बने हुए हैं, ठीक, ढेर सारे, तो आपको करना क्या है, इसकी सीडलिंग आप ऐसे ऐसे लगाते चले जाएंगे, ठीक, दोनों तरफ से, यानी कि इन दोनों के बीच में एक सॉइल बेड में 2 कतार में 2 रो में आप केवल क्या लगाएंगे, सीडलिंग लगाएंगे। वैसे इसमें लगाएंगे, ठीक उसी तरह जितने भी आपके सॉइल बेड रहेंगे आप उसमें लगा देंगे, ठीक। सॉइल बेड आपने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया, कहाँ से कर दिया, नर्सरी से लेकर के सॉइल बेड पे आपने उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बारे में बताया। और एक बात आपको ध्यान करना है, जो आपकी सीडलिंग ये लगाई जा रही है, ठीक, ये जो सीडलिंग आपकी लगाई जा रही है ये लगभग एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के दूरी पे होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर की दूरी क्यों हम लोग ले रहे हैं, ताकि अगर ये प्लांट फ्लावरिंग करे तो उसको स्पेस मिल सके, ये आगे चल के जब ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, तो इनको फैलने के लिए स्पेस चाहिए। तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। और जो ये ट्रांसप्लांटेशन होता है ये स्प्रिंग सीजन में होता है, यानी कि जब मौसम सूटेबल हो, यानी कि हरा भरा हो, तब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। कहने का मतलब उसकी सॉइल अच्छी हो, ठीक, और वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, तो उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। वो सीज़न सबसे अच्छा माना गया है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। जनवरी फरवरी मार्च कहने का मतलब पसंद के मौसम में इसको क्या करते हैं, लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। और समर के मौसम में भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कब, जून में, जुलाई में और अगस्त में। अगर जून या जुलाई में अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस टाइम आपको
जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना होगा, यानी कि दिन में टेम्परेचर आपको 20 से 25 सेंटीग्रेड रखना है। कि आप कर सकते हैं क्योंकि आप ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करा रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर को आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। दिन में यानी कि डे में इतनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट करती है 20 से 25, और अगर रात में बात करें तो 12 से 16 सेंटीग्रेड टेम्परेचर नाइट में आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन कब होगा? जब आपने सॉइल बेड पे अपने सीडलिंग को ट्रांसफ़र कर दिया, वो थोड़े बड़े हो गए, ठीक, वो थोड़े बड़े हो गए, लगभग 1 2 या 15 से 1 महीने, करने का मतलब 15 से 30 दिन जब हो जाएंगे तो इरिगेशन करा जाएगा। अब इरिगेशन के लिए एक स्पेशल मेथड यूज किया जाता है, ड्रिप मेथड। ड्रिप इरिगेशन इसमें होता है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है वो समझिए। जैसे ड्रॉप आपने सुना होगा, ड्रॉप, बूंद बूंद कर, जब बूंद बूंद से यानी कि 1 बूंद 2 बूंद से जब दवाइयाँ या फिर कोई चीज़ ली जाती है उसको ड्रॉप बोलते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें ड्रिप इरिगेशन होता है। कहने का मतलब इसमें पाइप लाइन लगी होती है, पतली पतली सी पाइप लगी होती है इसके सॉइल बेड पे, ठीक। सॉइल बेड पे जो प्लांट लगे हैं वहाँ पे क्या लगा होगा आपका, छोटी छोटी पाइप लगी होंगी, तो उस पर वाटर की सप्लाई की जाती है, उसमें बूंद बूंद करके वाटर गिरता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ड्रिप मेथड। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा की जाती है, ठीक। तो ये उसी से हो भी पाती है क्योंकि ये इसमें ड्रिप मेथड आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, किसी मशीनरी के माध्यम से ही करना पड़ता है। जो ड्रिप मेथड है ये लगभग 1 2 दिन 3 दिन के दौरान, यानी कि 2 दिन 3 दिन पे ही करते रहते हैं, ठीक, ड्रिप मेथड। और जिससे जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक, और इरिगेशन भी हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट वेंटिलेशन की। तो वेंटिलेशन क्या है वो समझिए। हमारा वेंटिलेशन यही बताता है जो हम प्लांट ग्रो करा रहे हैं ग्रीन हाउस में, उसको सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो सनलाइट को देना क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है। तो वेंटिलेशन सनलाइट देना, कहने का मतलब जो हमारी ग्रीन हाउस कल्टीवेशन हम लोग करा रहे हैं वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट है, एक दरवाज़ा लगा है उस पर, ऊपर से घिरा हुआ है। तो क्या करेंगे, उस डोर को, उस दरवाजे को, अगर उसमें खिड़कियाँ बनाई गई है, विंडो बनाया गया है, तो भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपनिंग का जो टाइमिंग होता है दरवाजे का, डोर का कह सकते हैं आप लोग, विंडो का, वो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप उसके डोर को ओपन करेंगे, क्योंकि उसको सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। कब करेंगे ऐसा काम? समर सीजन में, गर्मी के मौसम में। बात करते हैं रेनी सीजन में और विंटर सीजन में, जो यानी कि बरसात और ठंड के मौसम में इसके डोर को 9 बजे ओपन करते हैं सुबह, और शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में 9 बजे के बाद ही लगभग कह सकती है आपकी विंटर के समय में सूर्योदय होता है, यानी कि सनलाइट पड़ती है, और शाम के 5 बजे तक होती है। और जबकि समर के टाइम में यही टाइमिंग चेंज हो जाती है 7 से 6 बजे तक की। तो उसको क्या करते हैं, डोर को ओपन करना फॉर द सनलाइट, ठीक। किस लिए सनलाइट लेंगे? प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, तो उसको वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक। यानी कि जरबेरा प्लांट रिक्वायर प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन फॉर दियर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए सारी बातें हो रही है। मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि खाद वगैरह देना क्या कहलाता है? मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। तो जो जरबेरा का प्लांट होता है उसके लिए काऊ डंग एनपीके को सप्लाई करते हैं, यानी कि काऊ डंग और एनपीके उसको दिया जाता है, ठीक। नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम कब दिया जाता है? लगभग प्लांटेशन के 3 से यानी कि 3 वीक या फिर कह सकते हैं 21 दिन बाद, 3 वीक या फिर 21 दिन बाद प्लांटेशन के, आप सपोज करिए आपने प्लांट को लगा दिया, उसके 21 दिन बाद या कह सकते हैं आपके 3 सप्ताह बाद आप उस पर मन्यूर या फिर आप कह सकते हैं कि उस पर जो भी फर्टिलाइज़र होंगे उसको देंगे। अगला आता है पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जो आपका
जरबेरा का प्लांट है उस पर सबसे ज़्यादा एफिड्स, कैटरपिलर, इन जैसे इंसेक्ट उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सुटेबल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है वो समझ लीजिए। जब ये फ्लावर 2 या 3 महीने के बाद मैच्योर हो जाते हैं तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग मैनुअली की जाती है, हाथों के माध्यम से उसको तोड़ा जाता है। प्लांट में फ्लावरिंग होने लगी तब उसको लगभग 1 हफ्ते में, ठीक, 2 से 3 बार उसको तोड़ा जाता है, यानी कि 2 टाइम लगभग उसको तोड़ा जाता है 1 हफ्ते में, ठीक। यानी कि फ्लावरिंग हो रही है, अब 1 हफ्ते में सपोज करिए आज तोड़ लिया गया, फिर 4 दिन बाद तोड़ा जाएगा, तो हफ्ते में 2 बार इसको तोड़ा जाता है, ठीक। और तोड़ने का जो फ्लावरिंग का प्लग करने का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का जो सही टाइम होता है वो मॉर्निंग माना गया है और इवनिंग माना जाता है। क्यों माना जाता है मॉर्निंग और इवनिंग? क्योंकि उस टाइम जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो लो होता है, ठीक। तो हार्वेस्टिंग यानी कि फ्लावर की जो प्लकिंग होती है, तुड़ाई होती है, जब उसको तोड़ा जाता है फ्लावर को, तो वो मॉर्निंग में किया जाता है या फिर शाम को। मॉर्निंग में लगभग सुबह 4 या 5 बजे तक, नाइट में 8 बजे, ठीक। तो इतनी टाइम किया जाता है क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर कम होता है, और हफ्ते में 2 बार की जाती है। और जो फ्लावरिंग होती है वो लगभग प्लांटेशन के 2 या 3 महीने बाद देखने को मिलता है। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग समझते हैं क्या होता है। तो आपको बताया मैंने कि जो जरबेरा का प्लांट होता है उसमें वो बहुत मल्टी कलर के होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं उसमें। तो कलर के अकॉर्डिंग, उसके फ्लावर की लेंथ के अकॉर्डिंग, फ्लावर स्टॉक के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ग्रेड देते हैं। अगर फ्लावर एक जैसे फ्लावर को अलग कर देंगे, ठीक। अगर फ्लावर एक जैसा है, थोड़ा वो छोटा है, उसको अलग कर देंगे, ठीक। बड़ा साइज का फ्लावर है उसको अलग कर देंगे। तो फ्लावर को सॉर्ट करना यानी कि उसकी लंबाई को देख करके, उसके साइज को देख करके अलग कर देना, उसको कलर को देख के अलग कर देना ही क्या कराता है, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक। आगे समझते हैं। अब ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग हो गई तो उसकी पैकिंग होगी। क्यों पैकिंग होगी? क्योंकि इसका कमर्शियल यूज मार्केट में सेल करने के लिए किया जा रहा है, ठीक। तो प्लग या फिर जो कटेड फ्लावर है उसको क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे उसका। हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि इसको ऐसे बॉक्स में रखेंगे, ऐसे जगह ऐसे प्लेस पे रखेंगे ताकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, वो किसी फ्लावर से दबे ना। और उसका जो टेम्परेचर है वहाँ पे 2 से 4 सेंटीग्रेड बनाया जाता है, यानी कि उसको किसी बॉक्स में ऐसे रख देते हैं, ठीक। डिफरेंट ऐसे बॉक्स बना देते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं और उसमें ऐसे ऐसे एक एक फ्लावर को डाल देते हैं ताकि वो एकदम मेच्योर बना रहे, ठीक। अब ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं। जब आपका प्लांट तैयार हो गया, यानी कि उसकी आप लोग पैकिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग सब कुछ कर दिया, अब आपको उसको डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंट्रिया में अगर भेजना है जिससे उसकी डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक या फिर किसी कप में आप उसको पैक करके या फिर उसमें प्रोटेक्ट करके आप उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसी स्टेज यानी कि अगर दूरियाँ ज़्यादा हैं तो उसको अच्छी तरीके से उसकी प्रोटेक्टिंग करते हैं ताकि वहाँ तक जाने वो डैमेज ना हो जाए। उसकी सारी सुविधा वहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि उसको अच्छे से क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से जरबेरा का कल्टीवेशन कराया जाता है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे, ठीक, 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को भेज सकते हैं या फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में ही अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड है। चाहे जिस भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, वहाँ पे सारे पीडीएफ, सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, एक बात,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ सके। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको आपकी ये फ्लावरिंग प्लांट यहीं कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में आपको वेजिटेबल्स के बारे में बताया जाएगा, यानी कि कैसे ग्रीन हाउस में आप कल्टीवेशन करेंगे किसी फ्रूट वेजिटेबल का, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कल क्लास में। यानी कि सबसे पहले आपको टोमेटो के बारे में बताया जाएगा कि टोमेटो को आप ग्रीन हाउस में किस प्रकार से कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुकुम्बर के बारे में बताया जाएगा, कुकुम्बर को कैसे आप कल्टीवेट कर सकते हैं। तो सारी क्लासेस के बारे में, यानी कि कल के लेक्चर के बारे में हम लोग अच्छे से कल डिस्कस करेंगे। ठीक।